नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो 44 साल के बाद मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया है। जी, भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर रितु तावड़े, उनको मुंबई के मेयर के रूप में चुन लिया गया बुधवार को। और शिंदे ग्रुप के संजय गाड़ी, उन्होंने चार्ज लिया डिप्टी मेयर का। तो आप ये समझिए कि 44 साल के बाद शिवसेना को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर मुंबई में बना लिया है। अब कुछ समय तक तो उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आएगी। अब ये जो दोनों भारतीय जनता पार्टी की रितु तावड़े और जो शिंदे ग्रुप के जो डिप्टी मेयर हैं, इनको अनअपोज्ड चुना गया। उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। आप समझ रहे हैं, यह कॉम्प्रिहेंसिव जीत हुई है। विपक्ष इस कदर टूट चुका है महाराष्ट्र में, खास करके बीएमसी में, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि वो कम से कम एक टोकन फाइट ही करते। अनअपोज्ड कोई विरोध नहीं हुआ। बीजेपी की मेयर चुन ली गई और शिवसेना के डिप्टी मेयर ये चुन लिए गए। अब आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे ने जो गलती की थी भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके, उसकी कितनी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते, पीठ में छुरा नहीं भोंका होता, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये मेयर का पद शिवसेना से नहीं छीना होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो होशियार बनता है उसको कई जगह ठोकर लगती है। मुख्यमंत्री पद की चाहत और लोभ, ये शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को ले डूबी, और जो आखिरी किला था बीएमसी का, वो भी ढह गया। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? जिस तरह से शिव सैनिक उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ वर्षों में एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे के सही मायने में उत्तराधिकारी बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे की राजनीति लगभग खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई है। और इसलिए खबर यह है कि उद्धव ठाकरे अब मोदी और शाह के सामने हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि भाई हमें एनडीए में ले लो, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कांग्रेस के साथ और ये शरद पवार के साथ, जिनकी अपनी राजनीति खत्म हो चुकी है शरद पवार की, उनके साथ मिलकर के वो कुछ नहीं कर सकते। खैर, मैं इस पर बाद में आऊंगा। अभी मैं आपको बताऊं कि रितु तावड़े मुंबई की 78वीं 78th मेयर बनी है। और जब उनका चुनाव हुआ तो वहां बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे, और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, जिनकी पार्टी के डेप्यूटी मेयर बने हैं, वो भी वहां मौजूद थे। बिल्कुल हर्षोल्लास का माहौल था वहां पे। और 44 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहां बना है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि 227 मेंबर्स वाली इस बीएमसी में जो चुनाव अभी हुए थे पिछले महीने, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली, 89। और उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो 118 सीटें तो ऐसे भी हो जाती हैं। 3 सीटें अजीत पवार की एनसीपी के पास हैं, तो उनको भी आप मिला दें तो 121 हो गया। और ये जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उबाटा, उनको 65 सीटें मिली हैं, तो उनकी अब कोई जरूरत है नहीं। लेकिन यहां पे अलग ही राजनीति चल रही है। ये अलग ही राजनीति चल रही है। उद्धव ठाकरे को यह डर था कि अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो क्या पता है 65 में से 30-35 भाग के उधर चले जाए। जिस तरह से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, 29 सीट वो जीत गए बीएमसी में, ये भी कोई कम बात नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट उनका कम था, कम रहा भी अगर बीजेपी से कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए, ये जो मुंबई का इलाका है, इसमें शिवसेना हमेशा से मजबूत रही है, और उनको चुनौती देकर के 29 सीटें जीतना, ये भी कोई कम बात नहीं है। ये भी कोई कम बात नहीं है।
तो शिवसेना को यह लगा कि भाई हमारे पार्षद छिटक सकते हैं, विद्रोह हो सकता है, हम और एक्सपोज हो जाएंगे। एक बात यह, दूसरे, शिवसेना नहीं चाहती थी कि एकनाथ शिंदे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में कहा है, यह आदमी भरोसे के लायक तो नहीं है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है। यह व्यक्ति अगर उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकता है, उसकी पीठ में छुरा भोंक सकता है, तो देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा नहीं भोंकेगा, यह बात कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता। एकनाथ शिंदे के बारे में मैं आपको यह बता दूं, तो उद्धव ठाकरे ने सोचा कि ये जो ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो सकती है एकनाथ शिंदे की तरफ से, उसको तो कम से कम रोका जाए। तो यह भी एक वजह थी कि उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और अनअपोज्ड, बिना किसी विरोध के भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया। लेकिन इसके पीछे कहानी यह भी है कि उद्धव ठाकरे को इस बात का डर है कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है, और चंद्रपुर में भी उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मेयर बनाने की सोच रही है, यह भी खबर है। तो महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे इतने निराश हो गए हैं, इतने हताश हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए हैं, मोदी और शाह से मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए, और अगर लौटने की कोई संभावना है तो मुझे बताइए। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे को अमित शाह माफ करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी माफ करेंगे? यह सिर्फ धोखा देना एक बात है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को तिलांजलि दी है, बाला साहब ठाकरे जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, उस हिंदू हृदय सम्राट के बेटे ने हिंदुओं का जो अपमान किया और मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो गंदा खेल खेला, यह किसी ने सोचा था कि बाला साहब ठाकरे का कोई बेटा होगा जो इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करेगा, औरंगजेब की तारीफ करेगा? बताइए। तो उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से लाइन क्रॉस की है और बाला साहब ठाकरे के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है, उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस उनको माफ करेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे? यह देखने वाली बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे वहां प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए जो चुनाव हुआ बीएमसी मेयर का, उसमें उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बिना किसी विरोध के चुना गया। अच्छा देखिए, ये जो बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है, और इस पूरे लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो 2 चरण के हुए, पहले भी हुए और अभी जो हुए हैं, 2 चरण के जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, अभी जो जिला परिषद के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त 12 जिला परिषदों में से 7 में तो उनको स्पष्ट बहुमत मिल गया है। बाकी जगह भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने सहयोगियों के साथ वो पावर अपने पास रखें। पंचायत समितियों में भी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन, जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस थे, बीएमसी के इलेक्शंस थे, उसके जो रिजल्ट आए, उसके बाद जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो रिजल्ट आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो रोल रहा है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। उन्होंने जबरदस्त नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, कोई इनकार नहीं कर सकता। एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई है। और जब देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं तो आइडियोलॉजी को लेकर के जो दृढ़ता उनमें दिखती है और जो स्पष्टता दिखती है, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है सेंट्रल लेवल पे, उसमें वो जगह बना सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के बाद जो सेकंड रंग की लीडरशिप होगी, उसमें देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। इस वक्त जो 3 मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी के सक्सेसर बन सकते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ तो है ही, हिमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और अब देवेंद्र फडणवीस भी उस रेस में शामिल हो गए हैं। और किसी भी चीज में वो किसी से कम नहीं है। पॉलिटिकल गेम खेलना हो, किस तरह से अलाइज को मैनेज करना हो, देखिए ये जो महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मैनेज किया, वो इतना आसान नहीं था। दोनों बहुत ही टफ अलाइज थे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। कितने डेफ्टली उन्होंने उनको मैनेज किया। और अजित पवार की मौत के बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से शरद पवार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि अजित पवार के जो विधायक हैं उन पे उनका कब्जा हो जाए, दोनों फैक्शन मिल जाएं
और वो एक छत्र राज्य करे एनसीपी पे, उसको भी चेकमेट किया देवेंद्र फडणवीस ने। और शरद पवार जिस तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, उनका सपना सपना ही रह गया। तो ये कोई आसान काम नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने अलाइज को मैनेज किया और शरद पवार जैसे लोग जो ब्लैकमेलिंग कर सकते थे, अजित पवार की पार्टी को हथिया करके, उसको भी रोका। सुनेत्र पवार को कहा कि भाई आप जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री बनिए। तो ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी दक्षता के साथ किया। इसलिए मैं कहता हूं कि उनमें आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट भी है और पॉलिटिकल गेम खेलने की क्षमता भी है, जो राजनीति में दोनों चीजें बड़ी जरूरी है। सिर्फ आइडियोलॉजी काफी नहीं है। देखिए, इस वक्त जो माहौल है देश में, उसमें वैसे तो योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज्यादा फेवरेट हैं भारतीय जनता पार्टी के कैडर में भी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हिमंता बिश्वा शर्मा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइडियोलॉजी के प्रति जो उनका कमिटमेंट है वो भी किसी से कम नहीं है। तो ये 3 ऐसे नेता हैं। मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, मैं अमित शाह भी उस रेस में हैं, वो भी बड़े प्रबल दावेदार हैं और उनमें भी क्षमता है, उससे कोई इनकार नहीं है। मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं। तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं और उनमें वो क्षमता है। और जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, अमित शाह ने जो बदला लिया है ना विश्वासघात का, और देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के साथ मिल करके उद्धव ठाकरे को जो सबक सिखाया है, और ये संजय राउत जैसे लोग जो बिना पेंदी के लोटे की तरफ व्यवहार करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उनके तो होश ठिकाने आ गए हैं। अब वो कहीं के नहीं रहे। अब दिन भर बयानबाजी आप करते रहिए। लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे वापस आना चाह रहे हैं एनडीए में, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर इतना नाराज है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी भावनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।